नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। रीति मुक्त कवि घनानंद और उनकी कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम। ये कविताएं एनसीईआरटी की कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित हैं। घनानंद के 4 पद पाठ्यपुस्तक में शामिल हैं, जिसमें 2 कवित्त और 2 सवैया हैं। इन कविताओं से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे डॉक्टर अजय तिवारी और उनसे चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। साथियों, सबसे पहले परिचय। मैं हूं हरिमोहन शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पढ़ाता रहा हूं और मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय तिवारी। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सेवानिवृत्त आचार्य हैं और हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक हैं। आपकी अनेक आलोचना पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और निरंतर आज भी लेखनरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका नमस्कार। डॉक्टर साहब, स्वागत है। नमस्कार। आइए शुरू करते हैं इनसे बातचीत, पर इससे पहले घनानंद की कविताओं का पाठ हो जाए। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अरबरनि भरे हैं उठी जान को, कही कही आवन छबिले मन भावन को, गही गही राखती ही दे दे सन्मान को, झूठी बती यानी की पत्यानी ते उदास हो के, अब न घिरत घन आनंद निदान को, अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो लसु जान को। दूसरा कवित्त है। आनाकानी आरसी निहारिबो करेगो कोलो, कहाँ मुँह चकित दशा त्यों न दीठी डोली है, मौन हुसो देखियो कितेक पल पाली हो जू, कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली है, जान घन आनंद यो मोहि तुम्हें पैंज परी, जानी यगो टेक टरे कौन धमलोली है, रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराए बको, कब हूँ तो मेरी ये पुकार कान खोली है। पहला सवैया है। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचत लोचन जात जरे, हित तोष के तोष प्राण पले, बिललात महा दुख दोष भरे, घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ परे। दूसरा सवैया है। पूरन प्रेम को मंत्र महापन, जा मधिशोधि सुधारी है लेख्यो, ताही के चारु चरित्र विचित्रनी, न्यो पचिकै रचि राखि विसेख्यो, ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जू, आन कथा न कहूँ अवरेख्यो, सो घन आनंद जान अजान लो, टूक कियो पर बाँच न देखियो, टूक कियो पर बाँच न देखियो, टूक कियो पर बाँच न देखियो। बहुत अच्छा, धन्यवाद साहब, आपने बहुत अच्छा पाठ किया। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले क्या अच्छा हो कि आप रीति मुक्त कवि घनानंद का संक्षिप्त परिचय दे दें। निश्चित रूप से
डॉक्टर साहब, घनानंद उन कवियों में हैं जी। जिनके प्रामाणिक ब्यौरे बहुत कम मिलते हैं। अच्छा। हालांकि कहा जाता है कि वे मुगल दरबार मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ थे जी। और कहा जाता है मीर मुंशी थे, लेकिन मीर मुंशी तो बहुत बड़ा पद होता है जी। और दरबार के किसी भी दस्तावेज में इसका उनका उल्लेख नहीं मिलता। अच्छा। लेकिन इतना निश्चित है कि दरबार में रहे होंगे और साधारण मुंशी रहे होंगे। जी जी जी। उनके जन्म का भी सही ब्यौरा नहीं मिलता, लेकिन सारा अनुमान करने से ऐसा लगता है कि 1690 और 1700 के बीच में कभी उनका जन्म हुआ था। उनके साथ सबसे उल्लेखनीय एक घटना है जी। जिससे उनके व्यक्तित्व और कवि स्वभाव का एक ही साथ परिचय मिलता है। अच्छा। दरबार में एक सुजान नाम की नर्तकी थी जी। जिससे वे प्रेम करते थे। अच्छा। और संभवतः दोनों का आपस में प्रेम रहा होगा। अच्छा। तो राजा को लोगों ने बताया कि घनानंद बहुत अच्छा गाते हैं। जी जी जी। एक दिन उन्होंने बहुत आग्रह किया। अंत में सुजान ने कहा कि ठीक है, गाइए। जी जी। तो घनानंद राजा की तरफ पीठ करके और सुजान की तरफ मुंह करके गाने लगे। अच्छा। राजा उनके गाने से बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन इस बेअदबी पर कि राजा की तरफ पीठ की थी उसने, बहुत नाराज हुआ और उसने वहां से उन्हें निकाल दिया। अच्छा। इसके बाद का प्रसंग तो उनके जीवन का है, जी, लेकिन ये घटना अपने में बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए कि जब आजीविका के स्वतंत्र साधन नहीं थे जी। तब दरबार में रहने वाला एक व्यक्ति अपनी प्रेयसी के लिए राजा का अनादर करे और राजा से विद्रोह करे, ये बहुत बड़ी चीज थी। ये विद्रोह उनकी स्वच्छंद भावना का परिचय देता है और इसीलिए कवि के रूप में उन्हें स्वच्छंद धारा का प्रवर्तक कवि कहा गया। रीति स्वच्छंद धारा, रीति काल में जी। रीति के प्रथा से यानी रीति की परिपाटी से मुक्त स्वच्छंद धारा का प्रवर्तक कवि कहा गया। तो इसीलिए कि वो मन की भावना के अनुसार कविता लिखते थे। जो मन की भावना के अनुसार राजा का अपमान तक कर दे, वो कैसा व्यक्ति होगा। जी जी। उनकी ही दो पंक्तियां हैं जिनसे उनकी साहित्यिक पहचान निर्धारित होती है। अच्छा। एक प्रेम के बारे में उनकी पंक्ति है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है जी। जहां नए कुसयाना पबाक नहीं। तो प्रेम का मार्ग बड़ा सीधा है, लेकिन आप जानते हैं जैसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते थे, सीधी लकीर खींचना बड़ा बड़ा टेढ़ा काम होता है। तो सीधे रास्ते पर चलना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये स्नेह का जो सीधा मार्ग है जहां चालाकी नहीं चलती, ये बड़ा कठिन मार्ग है। दूसरी उनकी पंक्ति अपने कवित्व के बारे में है। लोग हैं लाग कवित्त बनावत। क्या बात है। मोहे तो मोरे कवित्त बनावत। वाह, क्या बात है। लोग लगे हुए हैं कविता बनाने में, लेकिन मैं तो कविता बनाता नहीं, मेरे कवित्त मेरा निर्माण कर रहे हैं। क्या तो बात। इस तरह अपनी रचना से एक कवि की साहित्यिक पहचान निर्धारित होती है। जी जी। ये भी स्वच्छंदतावाद की निशानी है। अच्छा। तो अपने भाव प्रकृति से लेकर अपने रचनात्मक व्यवहार तक घनानंद एक स्वच्छंद कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। अच्छा। तो इसीलिए बराबर कहा गया है कि वो भावना के आवेग पर चलने वाले कवि थे। तो मुख्य रूप से उनके बारे में ये बातें हैं। जी। कहा जाता है कि नादिर शाह के हमले के समय वो वृंदावन में थे। अच्छा। और लोगों ने ईर्ष्यावश बता दिया कि इनके पास बड़ा पैसा है। नादिर शाह के सैनिक गए। अच्छा। और उनके पास पैसा था नहीं, तो उन्होंने धूल उठा के दे दिया। अच्छा। तो वो लोग जर संपत्ति मांग रहे थे, इन्होंने रज कहकर धूल दे दी। क्या बात है। तो इस पर उनका हाथ काट दिया गया। अच्छा। और मरने से पहले उसी कटे हुए हाथ से उन्होंने अंतिम कवित्व लिखा था। क्या बात है। ऐसा बताया जाता है, लेकिन इससे स्पष्ट है कि अंतिम समय उनका बड़े कष्ट में बीता था। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा परिचय घनानंद का दिया और घनानंद के काव्य स्वभाव को उभार कर रख दिया है। अब हम जो पाठ्यक्रम में कवित्व और सवैये लगे हुए हैं, उनको कुछ समझने के लिए आपसे चाहते हैं कि आप बताएं कि उन्हें रसमूर्ति क्यों कहा गया। हाँ, घनानंद को रसमूर्ति कहा जाता था। जी जी जी। इसलिए कि भावमयता उनका स्वभाव था और रचना में भी वो भावमयता परिलक्षित होती थी। जी। तो अपनी इस भावमयता के कारण भाव और रस पर्यायवाची शब्द हैं। जी। भाव
हृदय का है, उसका जो साहित्य में व्यक्त रूप है उसे रस कहा जाता है, इसीलिए रस का स्थायी भाव होता है। तो इस भावमयता के कारण उन्हें रस मूर्ति कहा गया। अच्छा, पहले ही कवित्व में हम देखते हैं वो कहते हैं झूठी बतियान की पत्यान ते उदास है के अब न घिरत घन आनंद निदान को। तो झूठी बात बतियाना, झूठी बतियान की पत्यान ते उदास वह के। हाँ, तो ये जो प्रेम का रूप है ये किस प्रकार का प्रेम का रूप? देखिए, इसमें दो तीन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है जी। पहली तो ये कि ये अपनी प्रेयसी के बारे में कह रहे हैं कि उसकी झूठी बातों पर विश्वास करके मैं इस तरह से उदास हुआ और ये सब है। अच्छा। तो ये प्रेम में आघात लगने के बाद जो वेदना होती है उसकी कविता है। अच्छा। और घनानंद इसी वेदना के कवि हैं। तो ये एक तरह से लौकिक प्रेम है। नहीं, लौकिक प्रेम तो है ही, जी, जी, लेकिन मैंने कहा ना कि इसमें दो तीन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है जी। कि यहाँ प्रेमी धोखा खाता है हाँ। और वो वियोग की स्थिति में होता है। अच्छा। तो वेदना, विरह, वियोग इसकी कविता है। अच्छा। सबसे पहली बात तो ये है जी। यहाँ हम इस बात पर भी ध्यान दें कि अधिकांश काव्य परंपरा नायिकाओं के वियोग का वर्णन करती है। अच्छा। लेकिन पुरुष के या काव्य शास्त्र की भाषा में कहें तो नायक के वियोग का बहुत कम उल्लेख होता है। अच्छा, तो ये नायक के वियोग की कविता है। इस पर प्रायः ध्यान नहीं जाता है। ध्यान नहीं जाता। ये नायक के वियोग की कविता है। और तीसरी बात है कि इतना आघात लगना कि अब देखें आप, अधर लगे हैं आन करी के पयान प्राण, बस इतनी बुरी हालत है उस धोखे से कि उसके प्राण होठों अधरों पर आ गए, प्राण निकलने जा रहे हैं। और वो चाहता है कि कम से कम ये बात उसकी प्रेमिका को बता दी जाए, शायद इतने पर उसको हमारे ऊपर रहम आ जाए और हमारे तरफ ध्यान दे। क्या बात तो है? आप देखें कि मनुष्य ऐसी उत्सर्ग भावना, ऐसा मतलब उत्कट प्रेम प्रायः ईश्वर के प्रति दिखाता है। यहाँ ईश्वर के प्रति नहीं है, ये आपने एक लौकिक मनुष्य के प्रति है, प्रेमिका के प्रति है। वो प्रेमिका नाम रूपधारी साक्षात मनुष्य है। क्या बात है? इस तरह ये लौकिक है। तो तीन चार विशेषताएं इस कवित्व की और इसके माध्यम से घनानंद की कविता की हमारे सामने उभरती। जी जी। तो काव्य परंपरा में ऐसा प्रायः नहीं देखने को मिलता कि पुरुष के प्रेम का इस तरह से वर्णन किया जाए। हाँ, नहीं किया जाता। रीति काल में तो प्रायः नायिका के प्रेम का वर्णन ही वर्णन है। और इतना ऊहात्मक यानी इतना बढ़ा चढ़ा है कि वो विश्वास की और व्यवहार की सीमा का अतिक्रमण कर जाता है। यहाँ एक छोटी सी बात का और संकेत कर देना उचित होगा कि ये जो वेदनामयता है इनके काव्य में, यही वेदनामयता आगे छायावाद के काल में हमें कवियों में दिखाई देती है। प्रसाद में, पंत में, महादेवी में, निराला में। तो इसीलिए इनको स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि कहा गया। जिनकी परंपरा आगे छायावाद से जुड़ती है, आगे इनकी प्रासंगिकता इस बात में भी निहित है। अच्छा जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इसमें मेरा एक और जिज्ञासा है कि फिर इन कवियों को रीति मुक्त क्यों कहा गया है? रीति मुक्त। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। और रीतिबद्ध से इनका अंतर क्या है? बिल्कुल ठीक बात है जी। देखिए, रीतिबद्ध और रीति मुक्त में बुनियादी अंतर तीन चार बातों को लेकर है जी। सबसे पहला ये कि रीति का मतलब यह परिपाटी। अच्छा। रीति कवि ही कहते थे कि लीक छोड़ तीनों चलें, शायर सिंह सपूत। नहीं, परिपाटी तो किसकी परिपाटी? वही जी जी बता कि शायर सिंह सपूत ये लीक छोड़कर चलते हैं। हाँ। तो शायर कौन सी लीक छोड़ के चलेगा? हाँ। अब तक चली आ रही कविता की लीक। अच्छा। तो रीति का मतलब है कविता की जो बनी बनाई लीक है उसका पालन करना। मतलब कविता की बनी बनाई जो परंपरा है उससे हटकर। परंपरा, लीक, प्रथा, यानी रस, छंद, अलंकार के नियम बने हुए हैं। हाँ। उन नियमों के ढांचे में ही लिखना है। अच्छा। ये रीतिबद्ध होना है। अच्छा। ये जब भावना के आवेग से चलते हैं तो उस रीति से बंध के नहीं चलते। पहली बात तो यह है जिससे ये रीति मुक्त कवि कहे जाते हैं। दूसरा एक और पक्ष है कि आप देखें कि भावात्मकता की अतिशयता जब होगी तो वहां उसके बाह्य रूप का महत्व कम हो जाएगा। इनके पूरे काव्य में दो उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। अच्छा। एक कि उसमें मांसलता और विलासिता का स्पर्श नहीं है। विरह है तो विलासिता और मांसलता तो तब होगी जब मिलन होगा जी। उसकी जगह विरह है। हाँ। दूसरा भावात्मकता है। तो भावात्मकता का मतलब यह हुआ कि नायिका के नख शिख वर्णन में कवि नहीं जाता, यानी उसका रूप ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा सजी हुई है, ये सब वर्णन नहीं है। जी जी। जैसे
शंख जैसा ये है और फला जैसी गर्दन है और तोते जैसी नाक है और पता नहीं क्या तो क्या। रीतिबद्ध कवियों ने जो इस तरह वो सब नहीं है, नखशिख वर्णन नहीं है। तो मानसलता उसके बजाय वेदना, नखशिख की जगह भावात्मकता, और जो काव्य शास्त्र की परिपाटी के आधार पर चलना है उसकी जगह भावना के आवेग से चलना। ये 3-4 बातें हैं जिससे ये रीतिबद्ध कवि नहीं, रीति मुक्त कवि हैं। और दोनों में ये बुनियादी अंतर है। क्या बात है डॉक्टर साहब, ये भी मैं जानना चाहता था कि ये वियोग के कवि हैं परंतु इनका प्रेम एकनिष्ठ है। हाँ, तो ये एकनिष्ठता का आशय क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, 2 शब्द हैं जी, एक निष्ठता और एक तरफा। अच्छा, तो इनका प्रेम बहुत कुछ एकनिष्ठ भी है, एक तरफा भी है। एक निष्ठता का मतलब यह है कि प्रेम करने वाले दोनों प्राणी एक दूसरे से प्रेम करते हैं और वो दोनों अपने साथी के अलावा किसी और से प्रेम वैसा नहीं करते। एक तरफा का मतलब है कि एक तो प्रेम करता है, दूसरा उसी तरह प्रेम नहीं करता है। यहां एक निष्ठ प्रेम भी है क्योंकि वो सुजान के अलावा किसी से प्रेम नहीं करते, लेकिन एक तरफा प्रेम भी है क्योंकि सुजान उनसे उतना प्रेम नहीं करती। जब दरबार से निकाले गए और सुजान से उन्होंने कहा कि चलो, तो सुजान उनके साथ नहीं आई। अच्छा, वो रह गई दरबार में। अच्छा, तो कौन वहां सड़क पे ठोकर खाता? वो राज दरबार की नर्तकी थी। तो ये एक तरफा प्रेम भी था। देखने की चीज ये है कि इस एक तरफा प्रेम में वो अपनी प्रेमिका की शिकायत नहीं करते, उसकी निंदा नहीं करते, उसके व्यवहार से दुख है, क्षोभ है, वो अपनी पीड़ा कहते हैं, क्षोभ कहते हैं, लेकिन उसकी शिकायत नहीं करते, उसकी निंदा नहीं करते। बड़ी बात इसलिए है कि एक तरफा प्रेम में लोग हिंसक हो जाते हैं। प्रेमिका को क्षति पहुंचाते हैं। प्रेमिका अगर किसी और के साथ है तो उसे क्षति पहुंचाते हैं। इसकी जगह आप देखें, समय आ जाए तो त्याग कर सके प्रेम वो है। जहां त्याग नहीं करता, नुकसान पहुंचाता है, पाने का प्रयास करता है, तो पाना प्रेम की निशानी नहीं है। अच्छा, त्याग प्रेम की निशानी है, क्योंकि प्रेम आपसे चाहता है कि आप अपना पूर्ण समर्पण करें। तो समर्पण तो भावना से होता है। जहां भावना इतनी समर्पित होगी, एकाधिकार नहीं है उसमें, एकाधिकार नहीं है, यानी आप उस पर अधिकार कर ले, पा जाएं आप उसको। ये पा लेना प्रेम नहीं है। पा लेना तो बाजार की चीज है, भाई हमारे पास साधन है, हमने पा लिया, वस्तु है, तो ताकत से पा लिया, चाहे वो पैसे की ताकत है, चाहे सत्ता की ताकत है, उससे पा लिया। आप देखें, सारी महान कविता सत्ता और धन की ताकत से पा लेने की या शरीर की ताकत से पा लेने की इस आदत का विरोध करने की कविता रही है। उसी परंपरा में घनानंद खड़े होते हैं। क्या बात है। इसलिए वे आज के युवाओं के लिए भी एक प्रेरणादायी आदर्श बन सकते हैं, जो प्रेम में सब कुछ पा जाने के लिए उतावला ना हो, बल्कि प्रेम में समय आने पर त्याग करने के लिए भी तैयार हो। क्या बात है डॉक्टर साहब, इन्हीं का एक सवैया है, उस सवैये में तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचत लोचन जात जरे। इससे क्या कहना चाहता है कवि? आप एक बात देखें कि इसमें शुरू की और अंतिम पंक्ति भी मैं पढ़ दूं तो अर्थ थोड़ा और उद्भासित हो जाएगा, यानी स्पष्ट हो जाएगा। तब हार पहाड़ से लागत हैं, अब आन के बीच पहाड़ पड़े। जब साथ में थे तो गले में पड़ा हुआ हार भी लगता था पहाड़ है, यानी मिलने में बाधा बन रहा है। अब हमारे बीच में पहाड़ खड़ा हो गया है, जिसको लांघ के मिलना असंभव हो रहा है। तो आप देखें कि यहाँ वियोग की अवस्था में वो क्या कर रहे हैं। तब तो छवि पीवत जीवत है। उस समय जब साथ में थे, तब एक दूसरे का सौंदर्य देखते हुए, उसी को सौंदर्य का पान करते हुए जीते थे। तब मिलने पे हार भी पहाड़ जैसा लगता था। यानी वियोग की अवस्था में कवि संयोग की स्थितियों को याद करता है, और इसलिए जो वियोग है, ये संयोग की जो स्मृति है, वो वियोग की पीड़ा को और असहनीय बना देती है। अच्छा, स्मृति बना देती है। तो ये जो पीड़ा की असहनीयता है, ये घनानंद की कविता की विशेषता है और घनानंद के कवि व्यक्तित्व की पहचान है। इस छंद के माध्यम से वे इस असहनीय पीड़ा को हमारे सामने उजागर करते हैं। और यहाँ भी उल्लेख करने की बात यह है कि वे अपनी पीड़ा का वर्णन कर रहे हैं। इस पीड़ा के लिए अपनी प्रेयसी को जिम्मेदार ठहराकर, उत्तरदायी ठहराकर उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं। क्या बात है, क्या ये उनकी
उनके प्रेम की निश्चलता है। जी 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 डॉक्टर साहब, इस दूसरे सवैये में उन्होंने कहा कि पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन। अब ये पूर्ण प्रेम को मंत्र माने प्रेम को मंत्र तक की ऊंचाई तक ले गए हैं। उन्हें महामंत्र है जी, महामंत्र है यानी जी, पूर्ण प्रेम का महामंत्र या प्रण जो करते हैं। जी जी जी। यहाँ भी मुख्य सवाल वही है कि वो प्रेमिका के प्रति आक्रोश नहीं दिखाते, उसके प्रति प्रतिशोध की भावना मन में नहीं है कि उसने ऐसा किया अब हम उससे बदला लेंगे। जी, जी, इसके बजाय वे फिर उसकी उपेक्षा का उल्लेख तो करते हैं, जी जी जी, लेकिन उस उपेक्षा के उत्तर में वो अपने प्राण त्यागने की भावना या अपने उसके प्रति अपने उत्सर्ग की भावना को, त्याग की भावना को व्यक्त करते हैं। ये उनके प्रेम की गहराई है। हम बराबर एक बात देखेंगे कि इन सभी छंदों के माध्यम से हम उनके प्रेम की गहराई का दर्शन करते हैं और अपने इस प्रेम की गहराई के कारण घनानंद अपने समय में रसमूर्ति कहे गए और अनन्य कवि माने गए। आज भी इसी कारण वे हमारे लिए महत्वपूर्ण कवि बने हुए हैं और आगे भी जब तक मनुष्य के हृदय में प्रेम की उदात्त भावना रहेगी तब तक घनानंद हमारे लिए इसी तरह स्मरणीय रहेंगे, महत्वपूर्ण बने रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने घनानंद के जो कठिन स्थल थे उनको इतनी सरलता से उद्घाटित कर दिया कि इससे निश्चय ही हमारे विद्यार्थियों को, दर्शकों को बहुत लाभ होगा और घनानंद को समझने में मदद मिलेगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने जो जानकारी हमारे साथ साझा की है, हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, जो बहुत ही बहुमूल्य है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। साथियों, अभी डॉक्टर अजय तिवारी ने रीति मुक्त कवि घनानंद और उनकी कविताओं से जुड़े जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को विस्तार और नए आयाम प्रदान करता है। हमें आशा है कि ये बातचीत आप लोगों के लिए लाभकारी होगी। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो अपने साथियों और अध्यापकों से चर्चा करें, हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET चाचा नेहरू भवन, NCERT श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उनकी कविता के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।